नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक रिसर्च के बारे में, जिसमें ये कहा गया है कि गिद्धों के विलुप्त होने से 5 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो इसी विषय की आज हम चर्चा करेंगे। ये देखेंगे कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि गिद्धों के विलुप्त होने से 5 लाख लोगों की मृत्यु आखिर कैसे हो गई। इसके संदर्भ में जो रिसर्च किया गया है, जो शोध किया गया है, उसके आंकड़े क्या कहते हैं, तो उससे जुड़े हुए जो भी पहलू हैं उन पर हम विचार करेंगे। इसके साथ ही ये भी देखेंगे कि आखिर जो गिद्ध हैं जो विलुप्त हो रहे हैं, उनके पीछे मूल कारण क्या है और गिद्धों और मानव के बीच में, पर्यावरण के बीच में आखिर क्या सहसंबंध है। इसके साथ ही जो गिद्ध हैं उनसे क्या हमें लाभ प्राप्त होते हैं और गिद्धों के संरक्षण के लिए अब क्या प्रयास किए जा सकते हैं, इन सभी बिंदुओं पर बात करेंगे। इसके अलावा भी गिद्ध से जुड़े हुए जो जैसे संरक्षण की स्थिति आखिर IUCN में क्या है या उससे जुड़े हुए जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, इन सभी बिंदुओं पर डिटेल से आज हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये जो मामला है ये इस समय चर्चा में क्यों है। तो देखिए, गिद्धों के ना होने ने ले ली है 5 लाख लोगों की जान। अब ये कैसे जान ले ली है, इसको जानने के लिए हम बात करें कि आखिर ये जो मुद्दा है ये कहाँ हमें देखने को मिला। तो अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन जर्नल, इस जर्नल में छपी एक रिसर्च में ये कहा गया है कि गिद्धों के खत्म हो जाने ने घातक जो बैक्टीरिया हैं, जो खतरनाक बैक्टीरिया हैं और जो संक्रमण वाले जो रोग हैं, उनकी तीव्रता, उनकी मात्रा को बढ़ा दिया है। इस शोध में ये बात दर्शाई गई है। ये 5 वर्षों में करीब 5 लाख लोगों की मौत का वजह बना हुआ है। रिसर्च के जो सहलेखक हैं प्रोफेसर इयाल फ्रैंक, इनका क्या कहना है कि गिद्धों को प्रकृति को स्वच्छ करने वाला पक्षी माना जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो हमारा इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट से जो बैक्टीरिया हैं, जो रोगजनक मृत जो जानवर हैं, उनको ये ख़त्म कर देते हैं। ऐसे में गिद्धों के न होने से ये जो बैक्टीरिया हैं ये बड़े स्तर पे कह सकते हैं कि बीमारियां फैला रहे हैं। जैसा कि बात करें, जैसे भारत के उदाहरण की बात कही गई है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो रिसर्च है वो भारत से संदर्भित है। तो पहले अगर भारत की बात करें तो भारत में आप देखते होंगे कि आपके आसपास, अगर आप पहले के दिनों को याद करें तो बड़ी संख्या में गिद्ध दिखाई देते थे। लेकिन कहीं न कहीं अपने देश में जो बीमारों के गाय होने के बाद उनके इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कुछ खास जो दवाएं थी, उन दवाओं के कारण भारत में बड़ी संख्या में जो पाए जाने वाले गिद्ध हैं, कहीं न कहीं वो मरने लगे थे। और 90 के दशक की बात करें तो 1990 के दशक के मध्य आते आते लगभग 5 करोड़ की आबादी वाले जो गिद्ध थे, कहीं न कहीं जो डाइक्लोफेनाक नामक एक दवा थी, उस दवा की वजह से तकरीबन अब अगर हम देखें तो अपने देश में जो गिद्ध हैं उनकी संख्या 9 के बराबर रह गई है। और कहीं ना कहीं ये जो दवा थी डाइक्लोफेनाक, ये मवेशियों के लिए एक सस्ती गैर स्टेरॉयड दर्द निवारक दवा थी, जो कहीं ना कहीं जो गिद्ध हैं उनके लिए काफ़ी खतरनाक थी। दरअसल जो भी पक्षी इस दवा के इलाज किए गए, जो पशु होते थे, उनके मरने के बाद उन शवों को खाते थे तो उन पक्षियों के जो किडनी होते थे वो फेल हो जाते थे। फेल्योर की वजह से वो जो पक्षी थे वो मर जाते थे। और अमूमन तौर पे जो गिद्ध होते थे, ये मरे हुए जानवरों के जो मांस हैं उन पर खास तौर पे ये निर्भर होते थे। तो सबसे अधिक जो प्रभाव हमारे देश में देखने को मिला वो इन गिद्धों के ऊपर मिला, इस दवा के कारण। और इसी कारण से इनकी जो संख्या है दिन प्रतिदिन अपने देश में कम होते गई। इसके अलावा देखें तो कई सारी जो रिपोर्ट्स आई उनमें भी कई सारे आंकड़े देखने को मिले। जैसे स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स की नई जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में देखें तो वर्ष 2006 में पशुओं के इलाज में डाइक्लोफेनाक था, इस दवा के इस्तेमाल पर
प्रतिबंध लगाने से कुछ इलाकों में जो गिद्धों की मौतों का जो दर था, उस मौत के दर में गिरावट देखने को मिली। तो ये स्पष्ट हो गया कि ये जो दवा थी कहीं ना कहीं अपने देश में गिद्धों की जो संख्या है उसको कम करने में सबसे अधिक भूमिका इसकी देखने को मिली। लेकिन कम से कम जो 3 प्रजातियां ऐसी थीं जिन पर इस दवा का लंबा असर हुआ और उन्हें 91 से 98% तक नुकसान झेलना पड़ा। यानी ये जो दवा है 3 गिद्धों की जो प्रजातियां हैं उनको लगभग समाप्त कर दिया। भारत में देखें तो कई प्रजातियां हैं, लगभग 9 प्रजातियां गिद्धों की पाई जाती हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। अमेरिकन जो इकोनॉमिक एसोसिएशन जर्नल है उसमें प्रकाशित अध्ययन में ये कहा गया है कि अनजाने में इन पक्षियों की मौत की वजह से घातक जो बैक्टीरिया हैं, जो संक्रमण है, वो तेजी से फैल रहा है और इससे 5 वर्षों में देखें तो करीब 5 लाख लोगों की मौत हुई है। अब कैसे हुई है उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि आखिर 5 लाख लोगों की मौत हुई कैसे। इसके ऊपर एक बड़ा रिसर्च हुआ है, देखिए उस पर हम थोड़ा सा देखते हैं। अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन जर्नल में छपी जो रिसर्च है उसकी अगर माने तो उसमें ये कहा गया कि गिद्धों के खत्म हो जाने ने घातक जो खतरनाक जो बैक्टीरिया हैं, जो संक्रमित रोग हैं, उनका जो दर है उसे कई गुना बढ़ा दिया है और इसी कारण से 5 वर्षों में करीब 5 लाख लोगों की मौत हुई है। रिसर्च के जो लेखक हैं याल फ्रैंक, उनका ये कहना है कि गिद्धों की प्रकृति स्वच्छ करने वाली मानी जाती है और ये जो पक्षी है कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को साफ करता है, क्योंकि बैक्टीरिया और मरे हुए सड़े हुए जो जानवरों के मांस हैं, जो रोगजनक मृत जो जानवर हैं, उनको कहीं ना कहीं ये समाप्त करता है और ऐसे में गिद्धों के न होने से इस तरह के जो बैक्टीरिया जनित जो बीमारियां हैं उनके फैलने की जो दर है वो कई गुना बढ़ चुकी है। फ्रैंक ने उन भारतीय जिलों में मानव मृत्यु दर की तुलना की जो कभी गिद्धों से भरे रहते थे। यानी भारत के उन जिलों में खास तौर पे ये रिसर्च किया गया जहां पहले काफ़ी संख्या में गिद्ध पाए जाते थे और इस रिसर्च में जो फ्रैंक थे उन्होंने ये जानने के लिए रिसर्च की कि गिद्धों के पतन से पहले और बाद में कैसे बैक्टीरिया होने वाली जो मौतें हैं उनके आंकड़े क्या दर्शा रहे हैं। उन्होंने ये पाया कि जो सूजन रोधी एंटी इन्फ्लामेटरी जो दवाएं हैं उनकी बिक्री बढ़ने और गिद्धों की आबादी कम होने के बाद उन जिलों में जो मानव मृत्यु दर है उसमें वृद्धि देखने को मिली और ये जो वृद्धि है लगभग 4% दर्ज की गई। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे क्षेत्रों में ये आंकड़े क्या दर्शा रहे हैं और अधिक की भी वृद्धि कुछ जिलों में देखने को मिली जहां पक्षी या ये जो गिद्ध हैं ये बड़ी संख्या में उन क्षेत्रों में पहले पाए जाते थे। यही नहीं, शोधकर्ताओं ने ये भी पाया कि इसका जो प्रभाव है वो शहरी क्षेत्रों में सबसे अधिक था जहां पशुधन की बड़ी आबादी थी और पशुओं के शव को फेंकना आम बात था, क्योंकि आप देखते होंगे कि जो अर्बन रीजन होते हैं, जो शहरी क्षेत्र होते हैं, उसके बाहर के क्षेत्रों में कुछ ऐसे जगह बन जाते हैं जहां अमूमन तौर पे जो मरे हुए जानवर हैं उनको फेंका जाता है और वहां पर इस प्रकार के जो पक्षी हैं जो कहीं ना कहीं मरे हुए मृत जो जानवरों के शव हैं उनको खाते थे, जिनमें गिद्ध एक प्रमुख पक्षी की प्रजाति थी। तो इस कारण से वहां पर ये जो आंकड़े हैं इस रिसर्च के खास तौर पे चौंकाने वाले देखने को मिले। यही नहीं, अगर बात करें तो रिसर्च में यह भी अनुमान लगाया गया कि वर्ष 2000 और 2005 के बीच गिद्धों की कमी के कारण हर साल लगभग 1 लाख जो अतिरिक्त मानव मौतें हैं वो देखने को मिली। ये मौतें बीमारी और बैक्टीरिया के फैलने के कारण हुई। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो ये अतिरिक्त मौतें वार्षिक स्तर पे देखने को मिली ये किसी अन्य कारण से नहीं मिली बल्कि किसी खास बीमारी, और वो भी जो बीमारी है कहीं ना कहीं बैक्टीरिया जनित होने के कारण हुई है, जिन्हें गिद्ध सामान्य तौर पे पर्यावरण से हटा देते थे। तो ऐसे ही बैक्टीरिया जनित बीमारियों से लोग मरते हुए देखने को मिले जिन्हें कहीं ना कहीं जो गिद्ध हैं वो समाप्त करते थे। जैसे गिद्धों के बिना देखें तो जो आवारा कुत्ते हैं उनकी आबादी काफ़ी बढ़ गई और इनसे मनुष्यों में रेबीज बड़े स्तर पे फैलते हुए देखने को मिला, क्योंकि देखेंगे सामान्य तौर पे जो आवारा कुत्ते हैं इनकी संख्या बढ़ने से जो रेबीज के मामले हैं वो ज़्यादा बढ़ गए
और नतीजा ये हुआ कि प्रतिवर्ष देश को समय से पहले होने वाली इतनी मौतों से लगभग 69 अरब डॉलर का नुकसान झेलना पड़ा। तो ये जो आंकड़े हैं कहीं ना कहीं काफ़ी चौंकाने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो किसी प्रजाति के नष्ट होने से मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये स्पष्ट इस उदाहरण से देखा जा सकता है, जिसमें जो गिद्ध एक पक्षी की प्रजाति है जिसके प्रभाव देखने को मिले बड़े स्तर पे। ये जैसे मौतें हुई, ये बीमारी और जो बैक्टीरिया है उनके फैलने की वजह से हुई। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अगर किसी एक प्रजाति नष्ट होती है तो उसके जो प्रभाव है वो बड़े स्तर पे मानव के ऊपर, उसके आसपास का जो पर्यावरण है उसके ऊपर देखने को मिलता है। जैसा कि इसमें हमने देखा कि सामान्य तौर पे जो गिद्ध हैं इनकी जो प्रजाति है जिसके संख्या जिसकी कम होने के कारण मानव के ऊपर इसके कई प्रकार के जो प्रभाव है वो हमें देखने को मिले। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो मवेशियों के जो शव हैं उनको हटाने के लिए गिद्ध पर निर्भर होते थे किसान। तो कहीं ना कहीं ये जो मामला है ये सही है, क्योंकि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र की बात करें जहाँ पर बड़े स्तर पे कृषि की जाती है, जहाँ किसान रहते हैं, उन क्षेत्रों में देखें तो जो मरे हुए मवेशी थे, जो जानवर थे, उनके सफाई के लिए जो किसान थे, जो कृषक थे, वो कहीं ना कहीं गिद्धों के ऊपर आश्रित थे। लेकिन अब इन गिद्धों की जो संख्या है वो लगभग 98% उन क्षेत्रों में कम हो चुकी है। इस कारण से देखें तो वहाँ पर इस तरह की जो समस्या थी अब वो काफ़ी विकराल हो चुकी है। तो ये हमने देख लिया। शोधकर्ताओं ने यह भी कहा है कि भारत में वर्ष 2019 की पशु जनगणना में 50 करोड़ से अधिक पशु दर्ज किए गए, जो कहीं न कहीं दुनिया में सबसे अधिक है। और पुराने समय में जो किसान हैं ये पशुओं के शवों को तेजी से हटाने के लिए गिद्धों पर निर्भर थे। और आज भी चूंकि अब फिर से एक बार पशु जनगणना प्रारंभ हो चुकी है, आंकड़े आने वाले हैं, देखेंगे आखिर वो आंकड़े क्या कहते हैं। लेकिन ये जो रिसर्च है इसमें कहा गया कि भारत में गिद्धों की जो गिरावट है किसी भी पक्षी की प्रजाति के मामले में अब तक की सबसे तेजी से गिरावट इसमें देखने को मिली है। इसके अलावा खनन उत्खनन भी एक बड़ी समस्या है, जो गिद्धों की कुछ प्रजातियों के जो घोंसले हैं उनके बनाने के तरीके पर असर डाला है, जिसके कारण भी कह सकते हैं कि इन गिद्धों की जो संख्या है वो तेजी से कम हुई है। हाल के वर्षों में एक सर्वे आया जिसमें ये कहा गया कि इस समय भी भारत के दक्षिण क्षेत्र में लगभग 300 से अधिक गिद्धों की संख्या दर्ज की गई है। तो ये हमने देख लिया जो पूरा मामला था। अब थोड़ा कुछ महत्वपूर्ण इससे जुड़े हुए तथ्यों की बात कर लेते हैं कि आखिर जो गिद्ध हैं इनसे हमें लाभ क्या होता है। तो गिद्ध जो है ये कहीं ना कहीं जो पर्यावरण है उसके प्राकृतिक सफाई कर्मी होते हैं, ये बात स्पष्ट है। ये मृत और सड़े हुए जो पशु हैं उनके जो शव हैं उनको भोजन के तौर पे उपयोग में लाते हैं, यानी खाते हैं, और इस प्रकार मिट्टी में खनिज की वापसी की प्रक्रिया को ये बढ़ा देते हैं। यही नहीं, इसके अलावा जो मृत शव हैं उनको समाप्त कर जो संक्रामक जो बीमारियां हैं उनको फैलने से भी गिद्ध रोकते हैं। और गिद्धों की अनुपस्थिति में जो मूसक हैं, आवारा जो कुत्ते हैं, ऐसे पशुओं के द्वारा रेबीज जैसी जो बीमारियां हैं उनके प्रसार, उनके बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस तरह से क्या है कि इन गिद्धों के होने से ये भी हमें लाभ होता है कि इस तरह की जो बीमारियां हैं इनके ऊपर कंट्रोल रहता है। भारत में पारसी धर्म, पारसी जो समुदाय है उसके जो अनुयायी हैं ये अपने मृत शवों के निराकरण के लिए परंपरागत रूप में गिद्धों पर निर्भर करते थे। इसीलिए कई सदियों से भारत के जो गिद्ध हैं ये पारसी धर्म के लोगों के लिए महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र सेवा प्रदान कर रहे थे। लेकिन अब इनमें परिवर्तन देखने को मिला। जैसे अभी हाल ही में देखें तो पारसी समुदाय के एक बड़े ही कहें तो फेमस व्यक्ति का निधन हुआ, रतन टाटा थे। लेकिन उनका जो शव है वो पारसी धर्म के अनुसार ऐसे खुले में नहीं छोड़ा गया, जिसे इस तरह के जो गिद्धों के खाने की जो परंपरा थी पक्षियों के लिए छोड़ दिया जाता था, उस परंपरा को एक तरह से देखें तो अब बदलते हुए देखने को हमें मिला। तो अब क्या है कि इस तरह के जो पहले से पारंपरिक जो कह सकते हैं प्रथाएं थी अब उनमें भी बदलाव देखने को मिल रहा है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि भारतीय जो गिद्ध हैं उनकी जो मौत हो रही है आखिर उसके पीछे
पीछे महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है वो पशु चिकित्सकों के द्वारा उपयोग की जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण दवाएं, जैसे कि डाइक्लोफेनाक जो थी, ये सबसे महत्वपूर्ण दवा है। और इस दवा के कारण देखें तो भारत में काफ़ी संख्या में गिद्धों की जो संख्या है वो कम होते दिखी है। भारत में गिद्धों के लिए जो कीटनाशक प्रदूषण है वो भी एक खतरा है, जिसमें क्लोरीन युक्त जो हाइड्रोकार्बन है, डीडीटी है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो जो ईथेन है, इसका जो प्रयोग है ये कीटनाशकों के लिए खास तौर पे किया जाता है। और ये जो दवा है ये गिद्धों के शरीर में जो फूड चेन है, जो खाद्य श्रृंखला है, उसके माध्यम से प्रवेश कर जाता है। और जहाँ ये एस्ट्रोजन जो है हार्मोन की गतिविधियों को प्रभावित करता है, रिजल्टेंट क्या होता है? तो फिर इनका जो अंडकोश है वो कमज़ोर हो जाता है। वो कमज़ोर होने के बाद इनसे जो अंडों की असामयिक सोने की जो प्रक्रिया है वो होती है, और इससे इनके भ्रूण की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो इस तरह से भी क्या है कि जो गिद्धों की संख्या है वो लगातार कम हो रही है। यही नहीं, जो शिकारी हाथी हैं, बाघ है, गैंडा है, हिरण है, भालू है, ऐसे कई सारे जो वन्य जीव हैं, ये पशुओं के चमड़े, दांत, कस्तूरी, सींग, शाखयुक्त जो सींग है, बाइल है, उनको निकालने के लिए जहरीले जो भोजन है उनका सहारा लेते हैं। लेकिन जब यही जहरीला भोजन खाकर कह सकते हैं कि पशु मरते हैं, तो उनके शवों को ये गिद्ध खाते हैं और फिर ये गिद्ध भी मर जाते हैं। तो इस तरह से क्या है कि भारतीय गिद्धों के जो मौत है उनके कई सारे कारण हैं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं भारत में जो गिद्धों का संरक्षण है इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, डाइक्लोफेनाक का जो कारगर विकल्प है वो विकसित करने के लिए उपलब्ध जो विकल्प है मेलाक्सिक कैम, उस पर सब्सिडी देने की ज़रूरत अब महसूस की जा रही है। जंगलों में जो गिद्ध हैं उनके, खास करके जो गिद्ध के विलुप्त प्राय और संकटग्रस्त जो प्रजातियां हैं उनको फिर से वापसी के उद्देश्य से देखें तो बड़े पैमाने पर जो कैजेटिव ब्रीडिंग प्रोग्राम है उसको शुरू करने की अब आवश्यकता है। यही नहीं, गिद्धों की बात करें तो गिद्धों के लिए जो विष मुक्त भोजन है, स्वच्छ जो पानी है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो बोन चिप्स है, सुरक्षा है, स्वतंत्रता हेतु तार से घेरे हुए खुली छत वाले बसेरे के माध्यम से जो गिद्ध हैं, कहीं न कहीं इनकी फीडिंग स्टेशन की स्थापना करने की ज़रूरत है, तभी इनकी संख्या को बढ़ाया जा सकता है। सरकार को जो पारसी सौदागृह हैं उनके पास शवों के अपवहन हेतु गिद्ध अभयारण्य बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे पर्याप्त भोजन की उपलब्धता से गिद्धों की जो आबादी है उसको बढ़ाया जा सके। यही नहीं, जो डीडीटी है, ऐसे जो क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन है, इनके उपयोग पर तत्काल प्रतिबंध भी लगाया जाना चाहिए। तो ये हमने देख लिया कि गिद्धों का संरक्षण आखिर कैसे किया जा सकता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर भारत में गिद्धों की कौन सी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो देखिए, भारत में सामान्य तौर पर देखें तो गिद्धों की 9 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये आपके सामने है। पहला ओरिएंटल वाइट बैक्ड है, लॉन्ग बिल्ड है, स्लेंडर बिल्ड है, हिमालयन है, रेड हेडेड है, मिस्र देसी है, बियर हेडेड है, सिनेरियस है और यूरेशियन ग्रिफन है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण 9 प्रजातियां हैं गिद्धों की जो कहीं ना कहीं भारत में पाई जाती हैं। यहाँ पर इनके चित्र भी दर्शाए गए हैं, जिसके आधार पर आप इनके आकार, स्वरूप और इनके नेचर को भी देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए, जो गिद्ध हैं ये 100 फीडर हैं और संक्रमण नियंत्रण के प्राकृतिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। यही नहीं, संक्रमित शवों पर खाना खाने के बावजूद जो गिद्ध हैं ये संक्रमित नहीं होते, क्योंकि इनके जो पेट हैं उनमें मौजूद जो एसिड पैथोजन है उसको मारने के लिए काफ़ी ताकतवर होता है। और ये हीमोग्लोबिन और हृदय की विशेष संरचना के कारण असाधारण वातावरण में भी कहें तो ये जीवित रह सकते हैं। तो ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। इसके अलावा अगर थोड़ा सा इनके संरक्षण की स्थिति की हम बात करें तो देखिए, भारत में गिद्धों के 3 जो प्रजातियां हैं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 इसकी अनुसूची 1 के तहत संरक्षित है, जिसमें बियर हेडेड है, लॉन्ग बिल्ड है और ओरिएंटल वाइट बैक्ड है। अन्य जो 6 प्रजातियां हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम अनुसूची 6 के तहत संरक्षित हैं, जिसमें सिनेरियस है, यूरेनियन ग्रेफन है, हिमालयन है, रेड हेडेड है, मिस्र देसी है और सिलेंडर बिल्ड है। इसके अलावा इनके बारे में भी आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो गिद्धों की प्रजातियां हैं ये IUCN की स्टेटस या कैटेगरी में किसके तहत रखी गई हैं। जैसे ओरिएंटल जो वाइट बैक्ड वल्चर है इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया है। ऐसे ही सिलेंडर बिल्ड जो वल्चर
वल्चर है इसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड में ही रखा गया है। लॉन्ग जो बिल्ड वल्चर है इसको भी क्रिटिकली श्रेणी में रखा गया है। वहीं इजिप्टियन जो वल्चर है इसे इंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे रेड हेडेड जो वल्चर है इसे भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया है, जबकि इंडियन ग्रेफन वल्चर को लिस्ट कंसर्न की श्रेणी में रखा गया। तो कुछ अलग अलग श्रेणियां हैं जिसमें इनके अलग अलग प्रजातियों को रखा गया है। ऐसे ही हिमालयन जो ग्रिफन है इसे नियर थ्रेटेंड की श्रेणी में रखा गया है, जबकि सिनेरियस जो वल्चर है इसे नियर थ्रेटेंड की श्रेणी में रखा गया है। और ऐसे ही बियर्ड जो वल्चर है उसको भी नियर थ्रेटेंड की श्रेणी में ही रखा गया है। इसके अलावा देखें इनके खतरा से जुड़ी हुई जो बातें कही गई हैं, इनकी विलुप्ति का जो मूल कारण है वो पहले ही हमने बता कि पशुओं की जो दवाई डाइक्लोफिनाक है वो है, जो कि पशुओं के खास तौर पे जोड़ों के दर्द को मिटाने के लिए दी जाती है। और जब ये दवाई खाया हुआ पशु मर जाता है और उसके बाद जब गिद्ध उस पशु को खाते हैं तब इन गिद्धों के जो गुर्दे हैं कहीं ना कहीं वो ठीक से काम नहीं करते हैं और फिर धीरे धीरे इनका जो गुर्दा है वो फेल कर जाता है और फिर ये गिद्ध डेड कर जाते हैं। अब थोड़ा सा इनके संरक्षण के जो प्रयास किए गए हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। तो देखिए वर्ष 1993 से 2003 के बीच में भारत की गिद्ध आबादी में लगभग 96% की गिरावट से चिंतित होकर जो अपने देश की भारत सरकार है उसने राष्ट्रीय स्तर पे गिद्धों की रक्षा के लिए 2 कार्य योजनाएं बनाई। पहली 2006 में, दूसरी 2020 से लेकर 2025 के लिए। 2008 में जो डाइक्लोफिनाक है इसके पशु चिकित्सा उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया और गिद्धों की जो आबादी है, आबादी वाले जो क्षेत्र हैं उनके 8 स्थानों पर जो गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र कार्यक्रम है उसको लागू किया गया। किसी भी क्षेत्र को गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र तभी घोषित किया जा सकता है जब मवेशियों के शवों के सर्वेक्षण में लगातार 2 साल तक कोई जहरीली दवाएं न मिले और गिद्ध आबादी वहां पर स्थिर और सुरक्षित रहे, तभी ऐसे क्षेत्रों को गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाता है। यही नहीं, 2001 में हरियाणा के पिंजौर में एक गिद्ध देखभाल केंद्र भी स्थापना की गई है। और हाल ही में देखें तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उन्होंने 6 सितंबर 2024 को गोरखपुर वन प्रभाग के भारी वैसी कैपियरगंज रेंज में जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र का भी उद्घाटन किया। और ये जो केंद्र है कहीं ना कहीं एशियन किंग गिद्ध जो है या फिर लाल सिर वाले जो गिद्ध प्रजाति है उसके लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र भी बन गया है। तो इस तरह से जो गिद्धों के लिए जो संरक्षण के अलग अलग स्तरों पे प्रयास किए जा रहे हैं उनकी हमने चर्चा की। एशियन किंग के बारे में अगर हम देखना चाहें तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो सर्कोजिप्स कैल्वस है और स्थिति अगर देखेंगे तो उत्तर भारत में बड़े स्तर पे ये पक्षी पाया जाता है। आईयूसीएन की गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजातियों की सूची में इसे शामिल किया गया है। नुकसान की बात करें तो जानवरों के लिए जो गैर स्टेरॉयड सूजन रोधी दवा जो डाइक्लोफिनाक है उसके अंधाधुंध उपयोग होने के कारण ये काफ़ी इसको नुकसान पहुंचा है। और जो जटायु संरक्षण और जो प्रजनन केंद्र है उसमें एक खाद्य प्रसंस्करण केंद्र भी इनके संरक्षण के लिए स्थापित किया गया है। तो इस तरह से इस पूरे मसले और इससे जुड़े हुए जो विभिन्न पहलू हैं उन पर हमने बात की। आज की चर्चा पर आधारित एक प्रश्न भी देख लेते हैं। प्रश्न है, एशियन किंग गिद्ध या फिर लाल सिर वाले गिद्ध प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहां स्थापित किया गया है? विकल्प है गोरखपुर, बेगूसराय, झांसी और बुंदेलखंड। तो इस तरह से हमने चर्चा कर लिया कि आखिर जो रिसर्च आई है जिसमें ये कहा गया है कि गिद्धों के विलुप्त होने से 5 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। आखिर यह पूरा मामला क्या था, क्यों चर्चा में है, इसके संदर्भ में जो शोध हुए हैं वो आंकड़े क्या बताते हैं और गिद्धों से संबंधित जितने भी पहलू थे, जितने भी आयाम थे, उन पर हमने डिटेल से चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक नए विषय पर आधारित कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तो आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।